हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत से दिखी अजरबैजान की बौखलाहट, पाकिस्तान में खड़े होकर उठा दिया कश्मीर का मुद्दा। जी हां, आखिर इतनी बड़ी बौखलाहट अजरबैजान में भारत को लेकर क्यों है दोस्तों, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वहीं बताएंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को सता रहा है डर, कहने लगे पीओके पर कब्जा कर लेगा चाइना, हमको भारत में मिला लो। बताएंगे दोस्तों, अलग से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर निकल कर सामने आ रही है पीओके से। तो वहीं परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान ने भारत को दे दी बहुत बड़ी धमकी। दोस्तों, कह दिया है कि हमले को है तैयार। सारी जानकारियां बताएंगे। पहली बार चुनाव के अंतिम चरण में मनमोहन सिंह ने लिखी है चिट्ठी, मोदी जी पर कटाक्ष करने की कोशिश किया। दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अपना भारत महान है, जैसे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत से दिखी अजरबैजान की बौखलाहट, पाकिस्तान में खड़े होकर उठाया कश्मीर का मुद्दा। क्या कहीं आर्मेनिया को हथियार देने का असर तो नहीं, बता दें। अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बैरामोव पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। बुधवार को वो पाकिस्तान पहुंचे। गुरुवार को उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया। आर्मेनिया के साथ युद्ध में पाकिस्तान से मिले समर्थन पर बोलने के बाद उन्होंने कश्मीर को लेकर भी बयान दिया। भारत लगातार अजरबैजान के सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया को हथियार की सप्लाई करता है। बैरामोव का कश्मीर मुद्दा उठाना अजरबैजान की यही बौखलाहट दिखाता है। दोस्तों, जेहुन बैरामोव ने इशाक डार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान के समर्थन का धन्यवाद देता है। पहले हुए अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में भी हमें समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमारा रुख दृढ़ है। अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जम्मू कश्मीर के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। समाधान यूएनएससी के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। पाकिस्तान ने अजरबैजान के कश्मीर मुद्दे को उठाने पर धन्यवाद दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख का दूसरा युद्ध 2020 में लड़ा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में अजरबैजान की मदद की थी। हालांकि पाकिस्तान इसे नकारता रहा है। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक अजरबैजान है। वो भी भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। यही कारण है कि भारत ने भी अजरबैजान के सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया के साथ हाथ मिला लिया है। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान हथियार देते हैं, तो वहीं आर्मेनिया को भारत, ग्रीस और फ्रांस खतरनाक हथियारों से ताकत दे रहे हैं। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदा। ऐसे में दोस्तों, अजरबैजान का कश्मीर पर दिया गया ये बयान, इस पर आप क्या करारा जवाब देंगे? दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर जवाब दीजिएगा भारी मात्रा में, और जितना ज्यादा आज हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई करारा जवाब दे सके। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, इतना ही नहीं, एक तरफ पाकिस्तान के साथ अजरबैजान उठा रहा है कश्मीर का मुद्दा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों को सता रहा है बहुत बड़ा डर, कहने लगे पीओके पर कब्जा कर लेगा चीन, हमको भारत में मिला लो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को चिंता है कि चीन गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लेगा। वे भारत में शामिल होना चाहते हैं। ये खुलासा हुआ है डॉक्टर सकारिया करीम की रिपोर्ट में। डॉक्टर सकारिया करीम के अनुसार ये कोई संयोग नहीं है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार रणनीतिक काराकोरम राजमार्ग के पुनर्गठन, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी परियोजनाओं में तेजी, कराची पेशावर रेलवे परियोजना के उन्नयन और एक चीनी फर्म द्वारा प्रबंधित ग्वादर बंदरगाह के सुधार की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बीजिंग का दौरा कर रहे थे। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर पीओके निवासी जानते हैं कि सीपीईसी परियोजनाओं के तीव्र होने का मतलब चीन द्वारा पीओके के संसाधनों का और अधिक दोहन होगा और पीओके के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़े हुए बिजली बिल होंगे। उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ पीओके में समय समय पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस साल फरवरी में भी ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन हुआ था और पिछले साल सितंबर में भी ऐसा ही हुआ था, और इसी वजह से पीओके के लोग चिंता और उनको डर सता रहा है कि इस परियोजना के चलते पीओके पर पूरे तरीके से कब्जा कर लेगा चीन। इसीलिए पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमको भारत में मिला लो। एक तरफ पीओके की जनता चाहती है कि वो भारत में शामिल हो, यानी कि जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि वो हिस्सा भारत में मिल जाए। तो वहीं पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देश भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसको भी लेने की बात कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को पहले अपने देश पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ की जनता लगातार भूखे मर रही है, आटे तक के पैसे नहीं बचे, लाखों लाखों रुपए के कर्ज चढ़ा रखे हैं एक एक के सिर पे, इनकी चिंता नहीं है पाकिस्तान को, बस चिंता है तो कश्मीर की। तो वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी
खबर इसी से जुड़ी, जहां परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान ने भारत को दे दी है बहुत बड़ी धमकी। कहा हम हमले को हैं तैयार। जी हां, पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने अब बयान दिया है कि उसके पास भी परमाणु बम है, जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर कभी भी कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की टिप्पणियों से जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं। इससे ही पाकिस्तान फिलहाल बौखलाया हुआ है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के परमाणु बम की देखरेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने अब बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी तरह से तैयार है। भारत नो फर्स्ट यूज का पालन करता है, लेकिन पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला भी कर सकता है। आपको बता दें कि भारत में भी नो फर्स्ट यूज की नीति में बदलाव के लिए मांग उठी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। तो वहीं इस गीदड़ भभकी के लिए परमाणु बम का हमला कर देंगे वाली धमकी के लिए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, गाजा की जंग में चीन भी कूदा, फलस्तीन की करेगा मदद। जी हां, मुस्लिम देशों का सम्मेलन भी बुलाया। दरअसल राफा में इजराइल के ताजा हमले के बाद इजराइल हमास युद्ध एक बार फिर चर्चा में है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में अरब देशों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है। यहाँ जिनपिंग ने गाजा में प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता देने की घोषणा की है और फ्री फलस्तीन के नारे को भी दोहराया है। शी जिनपिंग ने चीन अरब स्टेटस कोऑपरेटिव फोरम का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में कहा कि पिछले अक्टूबर से फलस्तीन इजराइल संघर्ष बढ़ गया है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। इस दौरान शी जिनपिंग ने गाजा की मदद के लिए 500 मिलियन युआन यानी कि $69 मिलियन देने का वादा किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को $3 मिलियन का दान देने का भी वादा किया, जो इजराइल हमास युद्ध के शरणार्थियों की सहायता करता है। वहीं चीन ने 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन को भी दोहराया है। तो वहीं बता दें, मिसाइल अटैक के बाद पाकिस्तान में फिर मच गया हड़कंप। ईरानी फौज ने मार गिराए 4 पाकिस्तानी। आज की अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी। जी हां, पाकिस्तान के अशांत दक्षिणी पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में मंगलवार देर रात को ईरानी सेना की तरफ से की गई गोलीबारी में 4 पाकिस्तानी मारे गए और 2 घायल हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर जमाली ने कंफर्म कर दिया है कि गोलीबारी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास वाशुक जिले में हुई। वाशुक के डिप्टी कमिश्नर नईम उमरानी ने कहा कि गोलीबारी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। यह घटना दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को एक बार फिर पटरी से उतार सकती है। बता दें कि जनवरी में ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते तब बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि कहीं दोनों पड़ोसी जंग में ना उलझ जाएं। तो वहीं आपको बता दें, तालिबान पर बट गई दुनिया। अफगानिस्तान की नई सरकार को मान्यता देंगे व्लादिमीर पुतिन। जी हां, चीन के बाद रशिया का बहुत बड़ा इशारा। आपको बता दें, अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अगस्त 2021 में तालिबान के ने बिना एक भी गोली चलाए सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, इसको लेकर क्षेत्र के देशों और इंटरनेशनल ताकतों के बीच एक आम सहमति थी। अमेरिका, चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान और ईरान समेत अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच इस बात पर आम सहमति थी कि तालिबान सरकार को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वो कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। इन शर्तों में समावेशी सरकार बनाना, महिलाओं और मानवाधिकारों का सम्मान करना और अफगान धरती को आतंकी समूहों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना होने देना शामिल है। जी हां, पाकिस्तान उन 3 देशों में से एक था जिसने 1996 से 2001 तक तालिबान के पहले शासन को मान्यता दी थी, लेकिन इस बार वो मान्यता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति से जुड़ गया। लेकिन तालिबान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति टूटती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रशिया तालिबान को देगा मान्यता? रूस, जिसे कभी अफगान मुजाहिदीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा, उसने तालिबान सरकार को मान्यता का संकेत दे दिया है। पहले कदम के तहत रूसी न्याय और विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुतिन से अफगान तालिबान को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने की सिफारिश की। तो वहीं बता दें, ब्रिटेन और यहूदी नेताओं ने की पीएम मोदी जी की तारीफ। लोकसभा चुनाव में जीत की दे दी एडवांस बधाई और कहा, क्या कहा बता दें। दरअसल अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आवाज बुलंद होने के बाद अब ब्रिटेन और यहूदी नेताओं ने भी उनकी जमकर तारीफ की है। लोकसभा चुनाव में जीत की एडवांस में ही बधाई दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए यूनिटी ऑफ फेथ्स फाउंडेशन की सह संस्थापक एन क्लेयर बार्न होल्ट ने कहा है कि वो एक मिशन पर हैं और अगले 10 सालों तक इसी गति से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी उदारता
और असाधारण दृष्टिकोण के साथ बाधाओं को तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। एन क्लेयर बोर्न होल्ट ने कहा कि मैंने हमेशा मानव जाति की एकता में विश्वास किया है और मनुष्य की दयालुता के विकास के लिए प्रार्थना की है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा होने के लिए माध्यम है। उन्होंने सभी के दिलों और ईश्वर को छुआ है, सभी में दिव्य चिंगारी और नई आशा दी है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पीएम मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्नि बाण रॉकेट का किया सफल परीक्षण। इसरो ने कहा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, चेन्नई के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने बृहस्पतिवार को श्री हरिकोटा स्थित अपने प्रक्षेपण स्थल के से अपने स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण का उपकक्षीय परीक्षण सफलतापूर्वक किया। अग्निकुल कॉस्मोस ऐसा करने वाली है भारत की दूसरी निजी इकाई बन गई है। 4 असफल प्रयासों के बाद बृहस्पतिवार को परीक्षण बिना किसी लाइव स्ट्रीमिंग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कुछ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। तो वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने ढूंढ लिया अपना उत्तराधिकारी, इस बड़े पद पर किया काबिज। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल पुतिन ने अपने पूर्व सुरक्षा कर्मी अलेक्सी ड्यूमिन को एडवाइजरी स्टेट काउंसिल का सचिव बनाया है। अब ड्यूमिन राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकारों में से एक होंगे और इस कदम के बाद ये खबरें चलने लगी हैं कि अलेक्सी ड्यूमिन को पुतिन अपना उत्तराधिकारी भी बना सकते हैं। इसको लेकर बुधवार को क्रेमलिन की वेबसाइट पर एक आदेश भी प्रकाशित किया गया है। हालांकि इसमें अलेक्सी ड्यूमिन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो वहीं पुतिन के समर्थक और सलाहकार रहे सरगई मार्कोव ने कहा कि रशिया में ड्यूमिन की नियुक्ति की चर्चा काफी ज्यादा तेज है। तो वहीं आपको बता दें, इस पाकिस्तानी का वीडियो हुआ वायरल, कहा मेरी घर वापसी करवाओ, मुझे भारत जाना है। जी हाँ, पाकिस्तान में इस कदर लाचारी छा गई है। अब पाकिस्तान के ही युवा अपने देश में नहीं रहना चाहते। ऐसा पहले भी पाकिस्तान के कई बड़े एक्सपर्ट बोल चुके हैं। हाल में ही पाकिस्तान के एक IT स्टूडेंट ने भारत जाने की गुहार लगाई है। साथ ही उसने अपने पूर्वजों को जमकर कोसा है जो पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबर सोहेब चौधरी से बातचीत के दौरान IT छात्र जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसने कहा कि आजादी के दौरान उसके पूर्वज भारत से पाकिस्तान चले आए थे। युवक ने कहा कि वो अपनी मां से सवाल करता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या था जो चले आए। युवक ने कहा कि यहाँ हालत इस कदर खराब है कि यहाँ रहना भी ठीक नहीं। IT छात्र ने कहा कि वो अपने बाप दादा से कहेगा कि वे फिर से भारत लौट चले, यहाँ रहने लायक नहीं है। युवक ने बताया कि उसके पूर्वज भारत के फिरोजपुर शहर से पाकिस्तान आए थे, यानी अब पाकिस्तानी भी भारत में रहने के सुहावने सपने देख रहे हैं। तो वहीं बता दें, पंजाब के वोटरों को मनमोहन सिंह का खत लेटर नफरत फैला रहे हैं। मोदी सेना पर थोपी अग्निवीर योजना, ये कहते हुए बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी यानी 7वें चरण से पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार को पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए एक खत लिखा। इस दौरान उन्होंने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पंजाब और उसके निवासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र में कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने सर्वाधिक नफरत फैलाने वाले देशपूर्ण भाषण दिए हैं जो पूरी तरह विभाजनकारी प्रकृति के हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने समाज के किसी विशेष वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ऐसे घृणित असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मनमोहन सिंह ने लिखा कि मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चाओं को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद घृणास्पद भाषण दिए हैं जो पूरी तरह से विभाजनकारी है। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने सार्वजनिक संवाद और प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम कर दिया है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतनी घृणित, असंसदीय और निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए कुछ भी गलत बयान दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। ये भाजपा की आदत है, ये कहना है मनमोहन सिंह का। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को होने वाले मतदान से पहले पंजाब के मतदाताओं से अपील करते हुए दावा किया है कि केवल कांग्रेस ही है जो ऐसा विकासोन्मुख प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी। पंजाब के मतदाताओं को लिखे एक पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सशस्त्र बलों पर अग्निवीर योजना थोपने का भी आरोप लगाया है और कहा कि भाजपा सोचती है कि देशभक्ति, शौर्य और सेवा का मूल्य केवल 4 साल का है। ये उनके नकली राष्ट्रवाद को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अंतिम चरण में मनमोहन सिंह का ये लेटर जारी करना, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कारण हो सकते हैं और आपकी इस पर क्या राय है इनके लेटर को पढ़ने के बाद जो हमने आपको बताया है? जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। बहरहाल ये थी भी सारी बड़ी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, लेकिन इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स पर, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली
बड़ी खबर में बहुत बहुत धन्यवाद।